हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं बिहार बीपीएससी के लिए बिहार का आधुनिक इतिहास। ठीक है, अगर बीपीएससी में 30 क्वेश्चन के करीब में हिस्ट्री आते हैं तो उसमें से मोस्टली क्वेश्चन एंशिएंट से और मॉडर्न से ही रहते हैं। 30 के करीब में क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, उसमें भी मॉडर्न और एंशिएंट का अधिकांश भाग होता है। एंशिएंट मैंने बिहार समग्र से कंप्लीट करवा दिया है, एक एक लाइन बाय लाइन, और मॉडर्न आज हम शुरू करेंगे। मॉडर्न और एंशिएंट कंप्लीट करने के बाद मॉडर्न के करीब में 150 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे बिहार स्पेसिफिक मॉडर्न हिस्ट्री का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और एंशिएंट का भी हम प्रैक्टिस करेंगे। मिडेवल जो बिहार है वो अपलोड हो चुका है, उसके संबंधित क्वेश्चन 50 के करीब में हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो आप जाके देख सकते हैं। बीपीएससी में साइंस के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इसलिए साइंस का मैंने घटना चक्र से प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी घटना चक्र के भी क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं आधुनिक बिहार का। फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार शाहजादा मिर्जा अहमद को नाम मात्र के अधिकार दिए गए थे। बंगाल के नाजिम शुजाउद्दीन को उसका सहायक नियुक्त किया गया। शुजाउद्दीन ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नवाब अलीवर्दी खां को उपनवाब या नायाब नाजिम नियुक्त किया था। ये बीपीएससी क्वेश्चन है कि किसको उपनवाब या नायाब नाजिम नियुक्त किया गया था। 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद अलीवर्दी खां ने गौरिया के युद्ध में शुजाउद्दीन के राजवंश को हराया और 1740 में उसने मुर्शीद कुली के वंशज सरफराज खां को विस्थापित कर बंगाल पर प्रत्यक्ष अधिकार कर लिया। 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल का पुनः एक किया गया था, फिर से अलग किया गया था। बंगाल से बिहार को फिर से अलग कर दिया गया था। कब किया गया? 1912 ईस्वी में। जब 1906 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1911 में उनको फिर से एक किया गया, 1912 में बिहार को उससे अलग कर दिया गया, और 1936 में, 1936 या 35 है, उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, उड़ीसा जो भी कहलाता है। ठीक, तो इसीलिए बंगाल का जो इतिहास है मॉडर्न से पूर्व का, वही बिहार का भी इतिहास है। बिहार प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के पश्चात अलीवर्दी खान ने अपने पोते सिराजुद्दौला को बिहार का नाम मात्र का उपनवाब बनाया। सिराजुद्दौला द्वारा अलीवर्दी खां के खिलाफ किया गया विद्रोह वहां के तत्कालीन दीवान राजा जानकी राम के द्वारा विफल कर दिया गया था। अलीवर्दी खां को 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। राजा जानकी राम के पश्चात राम नारायण को बिहार का दीवान बनाया गया। किसको? राम नारायण को। अलीवर्दी खां की 1756 में मृत्यु हो गई, तब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना 1756 में। 1757 में कौन सी युद्ध होगी? पलासी। सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी और विरोधियों में प्रमुख थे पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, चचेरा भाई था, सिराज की मौसी घसीटी बेगम और उसका सेनापति मीर जाफर। पता ही है, ये सभी अंग्रेज से मिल गए थे। अपने विरोधियों के दमन के क्रम में सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम को बंदी बना लिया। मीर जाफर के स्थान पर मीर मदान को सेनापति नियुक्त किया। अक्टूबर 1756 ईस्वी में मनिहारी के युद्ध में सिराज ने शौकत को पराजित कर उसकी हत्या कर दी, मतलब कि अपने सभी प्रतिद्वंदियों को उसने खत्म कर दिया। 23 जून 1757 को पलासी नामक स्थान पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच ऐतिहासिक पलासी का युद्ध मुर्शिदाबाद में हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई और कंपनी का नेतृत्व कर रहे लॉर्ड क्लाइव की जीत हो गई। पलासी के युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया और उसके साथ पटना आया। किसको बनाया? मीर जाफर को। लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर के पुत्र मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया, लेकिन वह नाम मात्र का प्रशासक था, जबकि वास्तविक सत्ता बिहार के नायाब नाजिम राजा राम नारायण के हाथों में थी। इसके बाद क्लाइव क्या शुरू करेगा? द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या होता है? असली वास्तविक शक्ति किसी और के हाथों में है, मुखौटा कोई और होगा, दो लोग मिलकर शासन करेंगे, दीवानी तुम ले लो, फौजदारी हम रख लेते हैं, इस तरह से कुछ करके। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 2 उपदीवान नियुक्त किए,
इनमें बंगाल के मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए सिताब राय थे। बिहार के लिए कौन थे? सिताब राय। इनको दीवान नियुक्त किया गया, यानी कि बिहार से कर वसूली का काम कौन करेंगे? सिताब राय करेंगे। अंग्रेजों ने इनको नियुक्त किया है। और फौजदारी अभी भी किसके हाथों में है? वो मीर जाफ़र के हाथों में है। और दीवानी का काम किसने ले लिया? क्लाइव ने ले लिया। और क्लाइव ने इन दोनों को नियुक्त कर दिया, ये बंगाल के लिए और ये बिहार के लिए। अली गौहर शाह आलम द्वितीय ने 1760 में पटना में घेरा डाला, लेकिन कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे मार भगाया था। अली गौहर को कैप्टन नॉक्स ने 1760 ईस्वी में। अली गौहर का बिहार अभियान 1759 ईस्वी में समाप्त हुआ। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों का सहयोग लिया। किसने? मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर ने। पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में अली गौहर का राज्याभिषेक हुआ था। 1760 में मीर जाफ़र के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर जाफ़र को भी हटा दिया अंग्रेजों ने, अब मीर कासिम आ गया। नवाब मीर कासिम को अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित कर ली थी इसने। मीर कासिम अच्छा प्रशासक था। इसने क्या किया? अंग्रेजों के षड्यंत्र से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर अभी जो बिहार का मुंगेर है वहाँ पर ले आया मीर कासिम। 1764 में अंग्रेजी सेना के साथ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, कौन? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और भगोरे मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना की मुठभेड़ बक्सर में हुई, जिसको क्या कहा जाता है? बक्सर का युद्ध। कब हुई? 1764 ईस्वी में। सर हेक्टर मुनरो, इनका नाम बहुत बार पूछा गया, कि नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तीनों शासकों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। कहा जाता है कि पलासी का युद्ध जो था वो तो छल प्रपंच से लड़ा गया था, लेकिन बक्सर का युद्ध वास्तविक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने अपने शक्ति का परिचय दिया था। बक्सर युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में दीवानी, लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया। शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा पूरे में दे दिया दीवानी का उनका काम। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में द्वैध शासन लागू किया। सर लियोनिस कॉर्टिस, किसको? सर लियोनिन कॉर्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है, बहुत बार पूछा है ये। और क्लाइव ने 1765 में द्वैध शासन लागू किया था। बक्सर के युद्ध के बाद लागू किया था द्वैध शासन, इसको याद रखना, 1765 में। इसमें बिहार का प्रशासन मिर्जा मोहम्मद कजीम खां, मीर जाफ़र का भाई, के पास था। उसकी सहायता के लिए एक उप सूबेदार धीरज नारायण, राजा राम नारायण का भाई था। क्लाइव ने सितंबर 1765 में कजीम खां को पद से हटाकर उसके स्थान पर धीरज नारायण को नियुक्त किया था। राजा राम नारायण और राजा सिताब राय बिहार के महत्वपूर्ण उप प्रांत प्रतियों में से थे। पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री व्यापारी केंद्र के मुख्य अधिकारी मिडल्टन कौन था? मिडल्टन था को राजा धीरज नारायण, राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य 1766 में नियुक्त किया गया। प्रशासन मंडली बनाया गया जिसमें मिडल्टन था, राजा धीरज नारायण था और राजा सिताब राय थे। नेक्स्ट है कि धीरज नारायण को 1767 में हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायाब दीवान बनाया गया। टॉमस रमवोल्ड को पटना फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया 1767 ईस्वी में। किसको? टॉमस रमवोल्ड को। बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन प्रारंभ हुआ। 17वीं शताब्दी में प्रारंभ में बिहार के सोरा व्यापार, बहुत बार पूछा है बिहार से कौन सा चीज़ का निर्यात सबसे अधिक होता था? सोरा। पर डच व्यापारियों का प्रभुत्व था, डचों का प्रभुत्व था। बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए, और पुर्तगाली हुगली के जलमार्ग से पटना आए, हुगली से नाव से पटना आए थे। पुर्तगाली अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन इत्यादि लेकर आते थे और पटना से सूती वस्त्र ले जाते थे, कॉटन का जो कपड़ा होता था वो ले जाते थे। डच कंपनी की स्थापना 1632 में हुई थी। डच फैक्ट्री वर्तमान के पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्से की इमारत है, जहाँ पर भी पटना का कॉलेज का उत्तरी हिस्सा है वही डच फैक्ट्री हुआ करती थी। जॉब चार्नॉक को 1764 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया। किसको? जॉब चार्नॉक को, बहुत बार पूछा इनका नाम, तथा वह इस पद पर 1680 ईस्वी तक रहा। सर जॉन मार्शल ने इस दौरान जॉब चार्नॉक के अधीन कार्य किया।
बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा 1680 में अंग्रेजी कंपनी के व्यापार पर 3.5% कर लगाने से क्षुब्ध होकर जॉब चार्नॉक ने हुगली शहर को 1686 में लूट लिया था। किसको? हुगली शहर को। बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा जब अंग्रेजी व्यापार पर इतना 3.5% कर लगाया गया तो ये गुस्सा हो गया और इसने हुगली शहर को लूट लिया। मतलब इसी देश में कर नहीं लगा सकते थे अंग्रेजों पर। फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए 1717 में पुनः स्वतंत्रता प्रदान कर दी। इसको मैग्ना कार्टा की भी कहा जाता है, अंग्रेजी व्यापार का मैग्ना कार्टा, जिसमें फर्रुखसियर ने उनको बहुत सारी रियायतें दी थी। पटना फैक्ट्री को अंग्रेजों ने 1718 में पुनः खोल दिया। इस दौरान कंपनी ने व्यापार में घूसखोर की प्रथा को प्रारंभ किया। अगला है कि नवाब अली वर्दी खां के दबाव के कारण पटना फैक्ट्री 1750 में पुनः बंद कर दी गई, लेकिन हॉलवेल के ने प्रयास करके 1755 में पटना फैक्ट्री को पुनः खोल दिया था। बिहार में यूरोपीय कंपनियां। पुर्तगाली फैक्ट्री 17वीं सदी पूर्वार्ध सूती वस्त्र उत्पादन के लिए। डच, या अभी जो नीदरलैंड है वही डच है, फैक्ट्री 1632 में अनाज, सोरे और सूती वस्त्र के लिए। ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 में नील सूती वस्त्र के लिए। डेन फैक्ट्री, डेनिश जो है, 1774 में सूती वस्त्र के लिए। इनका क्रम भी कई बार पूछ लेता। सबसे पहले पुर्तगीज आएंगे, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश। बिहार के सूबेदार सैयद हुसैन अली खां एवं उसका भाई अब्दुल्ला खां को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता था, जो शासक निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हुए। सैयद बंधु कौन है? अगर उत्तर मुगल पर रहा होगा औरंगजेब के बाद का काल, तो दो बंधु बड़े फेमस हैं सैयद बंधु, सैयद हुसैन और अली खां। और उसका भाई कौन था? अब्दुल्ला खां। अली खां और अब्दुल्ला खां, ये दोनों ने बहुत सारे प्रशासक बिठाए। मतलब कि मतलब ये कंट्रोल, वास्तविक सत्ता इनके पास होती थी, लेकिन मुखौटा के रूप में मुगल सत्ता बहुत सारे प्रशासकों को बिठाए इन्होंने। अंत में फर्रुखसियर था, फर्रुखसियर, जिसके बाद इनकी हत्या हो गई थी। 1763 में मीर कासिम ने पटना में गिरफ्तार 148 कैदियों, जिसे पटना का अंग्रेजी एजेंट एलिस भी था, की हत्या करवा दी मीर कासिम ने। यह घटना पटना हत्याकांड के नाम से विख्यात है। जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में 1770 में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद का गठन किया गया। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से, किसके में? जेम्स अलेक्जेंडर के अध्यक्षता में। 1770 में बिहार का पूर्णिया जिला सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा। सन्यासी विद्रोह, कौन सी बुक है इस पर? इस पर है आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ, इसी से लिया गया है वंदे मातरम। सर जॉन शोर की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बिहार में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू कर दिया गया। वैसे सन्यासी विद्रोह क्या था? सन्यासियों ने जो बंगाल के बहुत सारे बंगाल में मठ है, वहाँ के सन्यासियों ने अपने धर्म में हस्तक्षेप और अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए तरह तरह के कानूनों से परेशान होकर विद्रोह कर दिया। तो उस समय बहुत भयंकर अकाल भी फैल गया था बंगाल में, इसीलिए इसको सबसे पहला विद्रोह भी बोला जाता है। पहला विद्रोह में सबसे पहला हम सन्यासी ही पढ़ते हैं 1770 के आसपास। 1770 से काफ़ी लंबा चला था ये। सर जॉन शोर की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बिहार में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, तो उसके बाद बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नायाब नाजिम अथवा उप प्रांतपति का पद बनाया गया। अगर किसी को बंदोबस्त व्यवस्था जितने भी हैं भू राजस्व वो पढ़ना हो, तो मैंने अपने नोट्स से पढ़ाया हुआ, हैंड रिटेन नोट से जाके देखना, चैनल में मिल जाएगा। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने सिताब राय को अपदस्थ कर उसके पुत्र कल्याण सिंह को राय रायन की उपाधि प्रदान की। वर्ष 1770 ईस्वी के बाद 1783 में पुनः बिहार में अकाल पड़ा। इस समस्या के समाधान के लिए अनाज भंडार के लिए पटना गोलघर का निर्माण हुआ था। पटना गोलघर का निर्माण अनाज रखने के लिए ही किया गया था, अकाल के दौरान अनाज रखने के लिए। बिहार में जनजातीय विद्रोह अगला टॉपिक है। बिहार के जनजातीय क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कई चुनौतियां संगठित हुईं। कुछ ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के बीच में, तो कुछ इसके स्थापना के पश्चात। ब्रिटिश सत्ता का दक्षिणी बिहार, तो जो अब झारखंड में है, के पठारी क्षेत्र जनजातियों में विस्तार 1765 के बाद आरंभ हुआ। इसके फलस्वरूप स्थानीय जनजातियों में विरोध की भावना जागी। उन्हें अपनी संस्कृति को आर्थिक स्थिति के
संस्कृति और आर्थिक स्थिति के विनाश की संभावना नजर आने लगी। नव आगंतुक बाहरी लोगों को दीकू कहते थे। क्या कहते थे? दीकू कहा गया के विरुद्ध उनमें विरोधी भावनाएं बनी। जनजातियों ने एक के बाद एक कई विद्रोह के द्वारा अपने शौर्य, बलिदान, राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया। समय समय पर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाते रहे। जनजाति लोग हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आज भी कई सारे वो जनजाति इलाकों में सरकार विरोधी हरकतें करते रहते हैं। प्रमुख जनजाति विद्रोह। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के आसपास। नोनिया विद्रोह बिहार के मुख्य सोरा या सोडा उत्पादक केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया में हुआ था। नोनिया किनको बोला जाता है? आज भी बोला जाता है जो नमक का उत्पादन करते। कच्छ के क्षेत्र में रोनिया होते हैं आज गुजरात में। तो जो सोरा या सोडा का उत्पादन करते थे उन्होंने ये किया था। हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया। तिरहुत में कौन कौन से जिले आते हैं अगर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर, दोनों चंपारण आएंगे, शिवहर आएंगे और वैशाली का इलाका आता है। सारण हो गया छपरा, पूर्णिया हो गया पूर्वी बंगाल, मतलब पूर्वी बिहार का भाग, बंगाल का पश्चिमी भाग। अगला है तमार विद्रोह 1789 से 94। छोटा नागपुर के उराव जनजातियों द्वारा जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ के विद्रोह की शुरुआत हुई जो 1794 तक चलता रहा। अंततः इस विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया था। 1789 से 94 तक चला था तमार विद्रोह। पहले नोनिया, फिर तमार, फिर चेरो विद्रोह। यह विद्रोह पलामू शासक भूषण सिंह के नेतृत्व में, कौन था? भूषण शासक, पलामू के शासक थे ये, के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने किया था। अंग्रेजों ने 1802 में भूषण सिंह को पकड़कर फांसी की सजा दे दी थी। चेरो विद्रोह खत्म हो गया था, 2 साल करीब में चला था। कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। यह विद्रोह भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण विद्रोह था। अब ये इलाका झारखंड में पड़ता है। बहुत ही खनिज संपन्न प्रदेश है ये। वास्तव में यहाँ मुंडो का विद्रोह था जिसे हो, उराम एवं अन्य जनजातियों के लोग शामिल थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था। इस विद्रोह के मुख्य नेता बुद्धो भगत, बिंदराय, सिंगराय, सुरगा मुंडा था। 1831-32 में हुआ था ये। कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। भूमिज विद्रोह। यह विद्रोह वीरभूमि के जमींदार गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। इस विद्रोह का कारण ब्रिटिश सरकार के शोषणकारी लगान व्यवस्था था। इसका प्रभाव वीरभूमि एवं सिंहभूम दोनों क्षेत्रों पर आता। झारखंड और बंगाल का इलाका, वो इलाका में पड़ा था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ है ये। भारत के प्रमुख जनजातीय विद्रोह में भी आता है ये। संथाल आदिवासियों का यह विद्रोह भागलपुर जिला के राजमहल के भगनीडीह से 30 जून 1855 को आरंभ हुआ। संथाल विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल के वर्धमान से लेकर बिहार के भागलपुर तक था। इस विद्रोह के नेता सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव थे। ये चारों सहोदर भाई थे। इस विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने किया था। बहुत ही वीर जनजाति होते हैं ये संथाल लोग। अगला है कौन कौन से कैप्टन थे? कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन, इन दोनों ने दमन किया था। और मुख्य नेता कौन थे? सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में चला था। लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में, 1857 से ठीक पहले था। यह विद्रोह 1857 की क्रांति के 1 साल पूर्व मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा के लिए किया गया था। यहाँ प्रत्येक कैदी को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल की जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। इसके बाद वहाँ के कैदियों ने विद्रोह कर दिया। इसे लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला है मुंडा विद्रोह 1899 से 1901। इस आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक बिरसा मुंडा था। यह आंदोलन 2 चरणों में चला, 1858 से 95 और 1895 से 1901 तक। बिरसा मुंडा के पहले के विद्रोह को सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति में परिवर्तन एवं पुनरुत्थान लाना था। यह आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ था। बिरसा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। बिरसा भगवान भी बोलते हैं इनको। इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन चक्र चलाया और 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधपुर में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल की सजा दे दी गई, लेकिन 9 जून 1901 को रांची कारागार में हैजा रोग के कारण बिरसा की मृत्यु हो गई थी। बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा लगाई गई है वहाँ।
झारखंड के जेल में, सॉरी रांची के कारागार में, झारखंड में जो है। अगला है बिरसा मुंडा का अनुयायी उन्हें धरती अब्बा का अवतार मानते हैं। बिरसा ने खुद को भगवान घोषित किया था। वर्तमान में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। ताना भगत आंदोलन, अगला है ताना भगत। कब 1899 के आसपास में ख़त्म हो गया था ये विद्रोह। 1901 के आसपास में तो मर गए थे वो बिरसा मुंडा। अगला है ताना भगत आंदोलन 1914। इस आंदोलन का शुभारंभ 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के टोली ग्राम में हुआ था। यह उरांव जनजातियों द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन था। उरांव जनजातियों द्वारा यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म, उरांव का मूल धर्म के नाम से जाना गया। इस आंदोलन का प्रमुख नेता जतरा भगत थे। उसने उरांव में धार्मिक सुधार संबंधी कार्य पर जोर दिया। सिर्फ धर्मेश उरांव के देवता की आराधना पर बल दिया। साथ ही पशु बलि, मांस, मदिरा, कुरीतियों के त्याग पर भी उसने बल दिया था। ताना भगत आंदोलन। जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे। उसने दीकुओं यानी कि बाहरी लोगों को यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिससे 1916 में उन्हें जेल में कैद कर दिया गया। प्रायः आदिवासियों में जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही रूप माना जाता है कि वो उन्हीं का रूप थे। प्रमुख जनजातीय आंदोलन 1801-2 में चेरो विद्रोह भूषण सिंह, शिव प्रसाद सिंह, रामबख्श सिंह ने चलाया। 1831-32 में कोल विद्रोह के कौन कौन थे? बुद्धो भगत, बिंदराय, सिंगराय और सुरगा मुंडा। 32-33 में भूमिज विद्रोह गंगा नारायण सिंह ने चलाया। 1855-56 में संथाल विद्रोह सिद्धू, कानू, चांद और भैरव ने चलाया था। 1874 में खरवार विद्रोह भागीरथ माझी ने चलाया था। 1899 से 1900 मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था, बिरसा मुंडा जिनके नायक थे। 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ, जिनके नायक कौन थे? जतरा भगत। तो जनजातीय विद्रोह हमने पढ़ लिया। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। संथाल विद्रोह जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह था। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथालों की है। संथाली भाषा को भारतीय के 8वीं अनुसूची में मिला हुआ है भाषा को स्थान भारत के संविधान में। संथाल विद्रोह का प्रभाव भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक विस्तृत था, जिसे दमिन एक को पहाड़ियों का राजा के नाम से जाना जाता था। कहाँ से कहाँ तक? भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक। सफाहोर आंदोलन का आरंभ 1870 में हुआ था, जिसके जन्मदाता बाबा भागीरथ माझी थे। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को वेथी नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन बिहार का योगदान। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से लेकर अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने में बिहार साक्षी रहा। चाहे धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन हो अथवा विशुद्ध संवैधानिक संघर्ष, उग्र क्रांतिकारी विस्फोट हो या फिर महात्मा गांधी के अनुप्रेरक नेतृत्व में सत्याग्रह, इन सभी में बिहार का योगदान महान रहा है। किसी को PDF चाहिए हो तो मैं कमेंट सेक्शन लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। 1857 ईस्वी का विद्रोह और बिहार, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल मिनिमम 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आध तो बाबू कुंवर सिंह से ही पूछे जाते हैं। भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बाद प्रथम सशक्त जन आंदोलन 1857 का विद्रोह था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ 11 मई 1857 को मेरठ छावनी में हुआ था। बिहार में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। विद्रोह सितंबर-अक्टूबर 1857 में सासाराम तथा रोहतास के आसपास कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह से मिल गए थे विद्रोही। 3 जुलाई 1857 को पटना व्यापक विद्रोह एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में आरंभ हुआ। बिहार में अफीम व्यापार के एजेंट लॉयल ने इस विद्रोह को दबाना चाहा, लेकिन अपने सैनिकों के साथ मारा गया था। कौन? एजेंट लॉयल। पटना में, बिहार में। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर, कौन? विलियम टेलर ने विद्रोह के दमन के कठोर उपाय किए। 4 जुलाई को संपूर्ण पटना नगर की तलाशी हुई तथा सरकार के स्थानीय अधिकारियों ने अन्य दमनात्मक कार्रवाई भी की। इसमें पीर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले 19 जून को टेलर ने पटना के 3 प्रतिष्ठित मुसलमान मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्लाह और नाइजुल हक को धोखे से बंदी बना लिया था। किसने बना लिया था? टेलर ने। पटना का जो था टेलर, उसने कमिश्नर था पटना का। अगला है 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी कुछ अंग्रेजी अधिकारियों की विद्रोही सैनिकों ने हत्या कर दी। की होगा अंग्रेजी अधिकारियों की।
1857 विद्रोह मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है अपने नोट्स से, जाके देख लेना। 25 जुलाई 1857 को ही दानापुर छावनी में 3 रेजिमेंट जो थे के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, 3 रेजिमेंट। अगले दिन शाहबाद जिले में प्रवेश कर गए, जहां जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह के सुयोग्य नेतृत्व में ब्रिटिश राज को एक सुसंगठित चुनौती का सामना करना पड़ा। 30 जुलाई को कंपनी सरकार ने पटना, शाहबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया। डेट इसलिए याद रखना, बीपीएससी कभी कभी डेट भी पूछता है। 1857 के विद्रोह के दौरान मुंगेर का क्षेत्र अप्रभावित रहा, जबकि इस विद्रोह का केंद्र आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर था। मुंगेर का क्षेत्र शांत रहा। कौन कौन सा क्षेत्र था? आरा, दानापुर, गया, पटना और मुजफ्फरपुर। बंगाल आर्टिलरी का एक मेजर विंसेंट आयर इलाहाबाद जाते हुए आरा पहुंचा। उसने बीबीगंज में 2-3 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह की सेना के साथ भीषण युद्ध किया। तदुपरांत आरा पहुंचकर अंग्रेजों को मुक्त कराया। 12 अगस्त 1857 को आयर ने जगदीशपुर में विद्रोह को दबाकर वहां कब्जा कर लिया। कुंवर सिंह ने कहा, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं पर है। कुंवर सिंह ने नाना साहेब के साथ दिसंबर 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के साथ संघर्ष में भाग लिया। मार्च 1858 में उन्होंने आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित किया। बलिया के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद 23 अप्रैल 1858 को गंगा नदी पार करके जगदीशपुर लौटने क्रम में कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना को पराजित किया। कुंवर सिंह स्वयं भी इस युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए। 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह एकमात्र ऐसे विद्रोही थे इस पूरे विद्रोह में जो कभी भी युद्ध नहीं हारे अंग्रेजों से। 23 अप्रैल को अंग्रेजों पर विजय के कारण इस तिथि को कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है। किस दिवस को? 23 अप्रैल को कुंवर सिंह दिवस। जुलाई 1858 तक कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने संपूर्ण शाहबाद पर अपना अधिकार बनाए रखा। दिसंबर 1859 में नेपाल जाते समय वहां के महाराजा के सैनिक ने अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजों को सौंप दिया। नेपाल के जो गोरखा थे, गोरखा नेपाल के, और पंजाब के जो सिख थे और ग्वालियर, ये वैसे लोग थे जो अंग्रेज़ों के समर्थक बने रहे। इन्होंने भारतीयों को अंग्रेज़ों के साथ मिलकर भारत में जो विद्रोह हुआ था 1857 उसको दबाने का पूरा प्रयास किया था और सफल भी हुए थे ये लोग। अगला है कि क्या हुआ फिर? अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजी सेना को सौंप दिया गया। नेपाल जाते समय अमर सिंह को गोरखपुर जेल में रखा गया, जहां पेचिश के कारण उनकी 5 फरवरी 1860 को मृत्यु हो गई। 1857 ईस्वी के विद्रोह संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। छपरा में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में लोगों ने विद्रोह किया। 32वीं एनआई की 2 कंपनी ने भागलपुर में 9 अक्टूबर 1857 के विद्रोह किया। वजीरगंज गया में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह 3 जुलाई 1857 को हुआ। मुजफ्फरपुर में विद्रोह की शुरुआत 25 जून 1857 को हुई थी। ये कितनी बार पूछ लेता है ये डेट। पटना में कब हुआ? 3 जुलाई 1857 को। और मुजफ्फरपुर में 25 जून। पहले मुजफ्फरपुर में हुआ 25 जून को, फिर 3 जुलाई को पटना में। वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन एक मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था जिसके प्रवर्तक सैयद वहाब थे। पटना के विलायत अली, इनायत अली की इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका थी। 1822 से 1868 तक बिहार में चले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। वहाबी के अनुयायी अपने आप को अहले हदीस कहते थे। ये अंग्रेज़ों के प्रभाव से इस्लाम धर्म को बचाना चाहते थे। इस्लाम का जो पुराना इस्लाम जो है रूढ़िवादी, उस पे ले जाना चाहते थे, उसी पे स्थिर रहना चाहते। वहाबी आंदोलन वही था। सैयद अहमद का नाम आता है इसमें, सैयद अहमद खान नहीं, सैयद अहमद। स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण। स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार को महत्वपूर्ण माना गया। इसके लिए राजनीतिक सामाजिक जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। अनेक संस्थाओं, मंचों आदि के माध्यम से इस कार्य को अंजाम दिया गया। 1857 की क्रांति अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकी, लेकिन उसने, ये हमने कंप्लीट कर दिया पूरा। अगला है 1857 की क्रांति सफल नहीं हो सकी, लेकिन उसने राष्ट्रीय पुनर्जागरण तथा स्वतंत्र चेतना की ठोस नींव रख दी कि अंग्रेज हमें गुलाम बना रहे, ये तो बता ही दिया उन्होंने, और अगर हम चाहें तो इनको हटा भी सकते हैं, ये भी बता दिया।
पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार ने नए राजनीतिक विचारों विशेषकर राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में योगदान दिया। हंटर कमीशन जो बना था शिक्षा के लिए, उसके बाद 1857 में पूरे देश में विद्रोह भी चल रहा था और 1857 में 3 यूनिवर्सिटियां स्थापित की गई थी, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में। तो पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार होने लग गया था भारत में। राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती के समाज सुधार अभियानों को राष्ट्रीय पुनर्जागरण के पृष्ठभूमि तैयार करने का बड़ा श्रेय जाता है। राजा राम मोहन राय और महर्षि दयानंद सरस्वती, आर्य समाज है इनका, आर्य समाज, और इनका क्या है, ब्रह्म समाज। बहुत सारे समाज बनाए थे राजा राम मोहन राय ने। 1875 में इन्होंने बनाया था, आर्य समाज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय 1829-30 के आसपास है, इनका देख लेना डेट। राजा राम मोहन राय ने जहां अमानुषिक कुरीतियों के विरुद्ध लोकमानस को झकझोरा, वहीं दयानंद सरस्वती ने पाखंड और अंधविश्वास के दलदल में धंसे मरणासन समाज को नवजीवन प्रदान किया। बॉयज एसोसिएशन 3 मार्च 1909 को दरभंगा राज के मैदान में, दरभंगा में बड़ा सा मैदान, वहीं पर बॉयज एसोसिएशन नाम के युवाओं के संघ की स्थापना की गई। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक सूर्यदेव नारायण वर्मा थे, कमलेश्वरी चरण सिन्हा उसके संस्थापक सचिव और बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा, जगदीश्वर प्रसाद झा सरकारी सचिव। इस सभा का अध्यक्ष एक बैरिस्टर अशफाक खां ने की थी। इसकी स्थापना इस क्षेत्र में राजनीतिक जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ की परिचायक थी। तो बॉयज एसोसिएशन कहाँ बनाया गया था? दरभंगा में बनाया गया था 3 मार्च 1909 को, ये पूछ चुका है। सरस्वती अकादमी, दरभंगा में 1 जनवरी 1901 को सरस्वती अकादमी की स्थापना की गई थी। यह अकादमी देश प्रेम के महान आदर्शों से अनुप्रेरित था तथा अपने छात्रों को भी उसकी प्रेरणा देता था। कमलेश्वरी चरण सिन्हा इस अकादमी के प्रणेता थे। देशभक्त राजकिशोर प्रसाद उसके सुयोग्य सहकर्मी थे। सरस्वती अकादमी के सहायक प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती के प्रेरणा से 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया था। बंगभंग आंदोलन और बिहार, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन का बिहार के विभिन्न भागों पर प्रभाव पड़ा। 1906 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी मुंगेर आए। स्वदेशी आंदोलन पर एक प्रभावकारी भाषण भी दिया था उन्होंने। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 में बनी। कब? 1906 में। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। अपनी स्थापना काल से ही इसने इस प्रांत में राष्ट्रवादी चेतना के उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तहत 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। बिहारी प्रांतीय सम्मेलन 1908 में सोनपुर मेला के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। इसमें बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन किया गया। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में ही हुआ। इसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे। मजरूल हक सहित सभी पढ़े लिखे उच्च वर्ग के मुसलमान इसमें सम्मिलित हुए। बिहार प्रांतीय सम्मेलन में मुंगेर में 9 दिसंबर 1919 को 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था। सम्मेलन में विश्वनाथ मिश्र ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जबकि रामकृष्ण शर्मा ने प्रस्ताव में कुछ संशोधन प्रस्तुत किया। इस सम्मेलन में भाग लेने के बाद सरदार पटेल ने बिहार प्रांत की यात्रा की थी। अपनी यात्रा क्रम में सरदार पटेल छात्रों के आमंत्रण पर भागलपुर कॉलेज भी गए थे। तो ये पूछ सकता है सरदार पटेल कब भागलपुर कॉलेज गए थे, किस आंदोलन के बाद, किस पार्टी के गठन के बाद या किस सम्मेलन के पश्चात। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन जब आयोजित किया गया था बिहार में, तब गए थे सरदार पटेल भागलपुर कॉलेज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में एक प्रस्ताव में नगर पालिकाओं, जिला वार्डों या अन्य स्थानीय निकायों पृथक निर्वाचन प्रणाली सांप्रदायिकता के सिद्धांत लागू करने का विरोध किया गया। बिहार के मजरूल हक ने बड़े ही तार्किक ढंग से मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया और सैयद हसन इमाम ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। अगला है कि कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में बिहार के कुल 39 प्रतिनिधि भाग लेने गए थे। इनमें ब्रज किशोर प्रसाद, द्वारिका नाथ ने न्यायिक सुधार और स्वदेशी आंदोलन संबंधी प्रस्तावों का क्रमशः अनुमोदन एवं समर्थन किया। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन
1912 में 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना रंगनाथ माधोलकर। 1922 में 38वां अधिवेशन गया में हुआ था। देशबंधु चित्तरंजन दास जो थे वो थे इस समय इसके अध्यक्ष। और 1940 में जब 53वां अधिवेशन रामगढ़ झारखंड में हुआ तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो 3 अधिवेशन हुआ, बांकीपुर पटना, और 1922 में गया अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। ये पिछले साल का बीपीएससी क्वेश्चन है इसलिए मैं बार बार पढ़ रहा हूँ। 1940 में रामगढ़ झारखंड में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी अध्यक्ष थे। होम रूल आंदोलन और बिहार नेक्स्ट है। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर में एक सभा में होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 1916 ईस्वी में बांकीपुर के सभा में। बिहार में इसके अध्यक्ष कौन बने? मजरूल हक। उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खां और पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा। सचिव चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह थे। होम रूल आंदोलन को बिहार में गति देने के उद्देश्य से श्रीमती एनी बेसेंट ने 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को पटना की यात्रा की थी। एनी बेसेंट ने श्रीमती एनी बेसेंट हसन इमाम और सचिदानंद सिन्हा से भी मिली थी। महात्मा गांधी के एक सहकर्मी श्री जनकधारी प्रसाद ने, कौन थे? जनकधारी प्रसाद, मुजफ्फरपुर में कुछ स्थानीय वकीलों एवं व्यवसायियों के सहयोग से होम रूल लीग की स्थापना की थी। जनकधारी प्रसाद जी ने मुजफ्फरपुर में। बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा लिखित स्वराज कथा, इस किताब का नाम पूछ सकता है, नामक पुस्तिका बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और पंजाब के सरकारों द्वारा जब्त कर ली गई थी। बिहार में किसान आंदोलन। औपनिवेशिक काल में बिहार का अधिकांश लोग, लगभग 96%, जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर थे। अभी भी अधिकांश लोग हैं। यहाँ की कृषि प्रणाली सदियों पुरानी थी तथा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में विशेषकर राजस्व पद्धति शोषणमूलक थी। कुटीर उद्योग धंधों का ह्रास, भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ, बगान मालिकों के बढ़ते अत्याचार इत्यादि के फलस्वरूप कृषि व्यवस्था ठप पड़ गई थी। किसान निर्धन हो गए थे। ये अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति भी मैंने अपने नोट से पढ़ाया है, देख लेना चैनल में जाके। किसान जमींदार तहसीलदारों के रहमो करम पर छोड़ दिए गए थे। जमींदार उनसे मनमाना लगान, उपहार व बेगार लेते थे। अधिकांश किसान जमीन से बेदखल होने पर बटाईदार और भूमिहीन मजदूर बन गए। किसान क्या बन गए? भूमिहीन मजदूर। अतः किसानों द्वारा ब्रिटिश राज के साथ बगान मालिक, जमींदारों व अन्य बिचौलियों का तीव्र विरोध किया जाने लगा। आगे चलकर कई किसान आंदोलन के रूप में विरोध का एक जरिया बन गया। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। 30 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी 10 अप्रैल को पटना और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। कब पहुंचे चंपारण? 15 अप्रैल 1917 को, और 10 अप्रैल को पटना आए। 1917 में चंपारण पहुंचे। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे? सबके नाम याद रखना, इन सबके नाम याद रखना। किसी का भी नाम दे देगा और ई ऑप्शन फंसा ले जाएगा। राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर, कृष्ण सिंह, रामनवमी प्रसाद, मजरूल हक, जेबी कृपलानी, पोलक, शंभू नारायण, नरसिंह पारेख, महादेव देसाई, बाद में गांधी जी के सचिव बने महादेव देसाई, ब्रजकिशोर और शंभूनाथ, ये इतने लोग इनके सहयोगी थे। इनके नाम याद कर लेना, जैसे हो, नहीं याद हो तो भी याद कर लेना। चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा 3 कठिया प्रथा लागू कर दी गई थी। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के 3/20 भाग अर्थात 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग में जमींदार की इच्छा अनुसार फसल उपजानी होती थी। 1 कट्ठा में 3/20 भाग, कितना? 3 अर्थात 1 बीघा में 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है, तो उसमें से 3 कट्ठे पर खेती करनी होती थी। ये पिछली बार पूछा है बीपीएससी में। 3/20 सीधा सीधा ऑप्शन है ये। अगर कोई किसान इससे मुक्त होना चाहता तो उसके लिए आवश्यक था कि वह बगान मालिकों को एक बड़ी राशि तावान सरहवेशी अबवाव के रूप में दे। इस प्रथा के द्वारा गोरे नीलहे साहब बड़े पैमाने पर नील की खेती इस क्षेत्र में कराते थे। 1859-60 में ही दीनबंधु मित्र ने अपने बंगाल नाटक नील दर्पण में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। दीनबंधु मित्र जी का किताब का नाम क्या है? नील दर्पण।
नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद बांग्ला के सुप्रसिद्ध कवि मधुसूदन दत्त ने 1861 में किया था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था इन्होंने। नीलहे साहब के अत्याचार के विरुद्ध पहला विद्रोह 1867 में चंपारण के लाल सुरैया कोठी से आरंभ होकर मुजफ्फर जिले तक फैल गया था। लाल सुरैया कोठी से फैल गया था, चंपारण के लाल सुरैया कोठी से मुजफ्फर जिले तक, मुजफ्फरपुर जो है वहाँ तक ये विद्रोह फैल गया था। 1917 ईस्वी में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह इस शोषणकारी प्रथा के उन्मूलन के लिए हुआ। यह महात्मा गांधी का भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। इस सत्याग्रह से अंग्रेजी हुकूमत को 3 कठिया प्रथा वापस लेना पड़ा। किसान एवं जनमानस के लिए गांधी जी दैव पुरुष बन गए। यह सत्याग्रह आगे कई किसान आंदोलन का शक्तिपुंज बन गया। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की सफलता से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से संबोधित किया। ये भी क्वेश्चन पूछा है शायद। इसके पहले राजकुमार शुक्ल ने चंपारण निमंत्रण पत्र में गांधी जी को बापू कहकर संबोधित किया था। राजकुमार शुक्ल ने किया था बापू कहकर। गांधी जी का हिंसापूर्ण सत्याग्रह को अपार जन समर्थन मिलने के कारण ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित करना पड़ा। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में किसी आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को झुककर कानून बनाना पड़ा। चंपारण में कृषकों की स्थिति की जांच के लिए एक 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया, जिसका नाम चंपारण एग्रीगेशन समिति दिया गया। चंपारण एग्रीगेशन समिति 6 समिति जांच समिति बनी 6 सदस्यों की। चंपारण एग्रीगेशन समिति के अध्यक्ष FG सलाई मध्य प्रदेश के आयुक्त थे, जबकि इसके मुख्य सदस्यों में महात्मा गांधी कौन कौन से हैं, फिर से नाम याद रखना, नाम ही सबसे ज़्यादा BPSC में फंसाता है कहीं हिस्ट्री में। महात्मा गांधी, LC यादवी, राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड एवं G रैनी शामिल थे। तो ये चंपारण एग्रीगेशन समिति में थे, जिसने जांच किया और दिया था कि जांच में पाया था कि अंग्रेज वाकई शोषण कर रहे हैं। उसके बाद ये एक्ट बना के ख़त्म किया गया। गांधी जी ने 14 नवंबर 1917 को चंपारण के बरहरवा लखन सेन नामक गांव में पहला स्कूल स्थापित किया। इस स्कूल के प्रमुख शिक्षक बम्बई के बवन गोखले और उनकी पत्नी अवंतिका बाई गोखले थी। ये नील घोल रहे हैं ये पानी में। गांधी जी द्वारा चंपारण में दूसरा स्कूल 20 नवंबर 1917 को कस्तूरबा सेवा केंद्र गांव में खोला गया। भितरवा आश्रम को पूर्व में कस्तूरबा सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता था, जो अनुसूचित जाति की बालिकाओं और महिलाओं हेतु शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। बिहार सरकार ने भितिहरवा आश्रम को ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्थापित किया है। बिहार में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण राज्य में सत्याग्रह शताब्दी वर्ष का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में 21 से 22 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्वच्छाग्रह बापू को कार्यांजलि एक अभियान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था 100 सालों पूरे होने पर। चंपारण सत्याग्रह के बाद के किसान आंदोलन। 1919 ईस्वी में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में मधुबनी जिले के किसानों ने दरभंगा राज के खिलाफ विद्रोह किया था, मतलब आंदोलन किया था। बिहार में सर्वप्रथम 1923 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हो चुकी थी। कब हुई थी? 1923 में। श्री कृष्ण सिंह उसके उपाध्यक्ष और श्री सिद्धेश्वरी चौधरी तथा नंद कुमार सिंह सचिव बने थे किसान सभा का। 1923 में जो बना था। 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से स्थापना कर किसान आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान किया। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के मूल अनुप्रेरक बन गए। मरते दम तक यह उनके जीवन का लक्ष्य बना रहा। 17 नवंबर 1929 को हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में एक सभा प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। कब? 1929 में 17 नवंबर को, याद कर लेना जैसे हो। स्वामी सहजानंद उसके अध्यक्ष बने, श्री कृष्ण सिंह उसके सचिव, श्री यमुना कार्य और गुरु सहाय लाल कैलाश लाल उसके प्रमंडलीय सचिव थे। सबके नाम याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिसंबर 1929 में बिहार की यात्रा की। इससे इस आंदोलन को विशेष बल मिला। किसान आंदोलन के अंतर्गत जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने के अतिरिक्त अन्य मांगे क्या थी? नहर शुल्क में कमी करके मालगुजारी भुगतान, पक्की रसीद देने, बकास्त भूमि को लौटाना आदि, ये सब उनकी मांगे थी। शाहाबाद एवं चंपारण जिलों में नहर टैक्स के विरुद्ध आंदोलन काफ़ी उग्र था। कहाँ कहाँ पर? शाहाबाद और चंपारण जिले में नहर टैक्स
शाहबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने नहर टैक्स वसूली की जांच शीर्षक से एक अधिसूचना जारी की। इस संबंध में श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी और बलदेव सहाय किसानों की उचित मांग पर बल देने हेतु शाहबाद गए। 2 स्थानीय कांग्रेस नेता गुप्तेश्वर पांडे विंध्याचल के साथ उन्होंने जिला के विभिन्न स्थानों की यात्रा की। किसान आंदोलन एवं कांग्रेस की गतिविधियों को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों के समर्थन से बनी बिहार की जमींदारों ने एक संगठन बनाई किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए। जमींदार संगठनों ने सितंबर 1932 में रांची में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। किसने बनाई थी? बिहार के जमींदारों ने 1932 में रांची में बनाई। क्यों बनाई? कांग्रेस और किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए। नेक्स्ट है बिहार में किसान सम्मेलन। हर साल एक आध क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। प्रथम, बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 17 नवंबर 1929 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सोनपुर में संपन्न हुआ था। दूसरा, सोनपुर में ही क्यों होता था? सोनपुर बहुत बड़ा पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता था, तो जहाँ पशु मेला लगेगा वहाँ तो किसान आएंगे ही, इसीलिए। दूसरा सम्मेलन 29-30 अगस्त 1934 को पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी अपने भाई के साथ भाग लिया था। तीसरा सम्मेलन हाजीपुर में 26-27 नवंबर 1935 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। जमींदारी प्रथा हटाने का। अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष और प्रोफेसर NG रंगा को महासचिव बनाया गया। अखिल भारतीय किसान सभा है ये 1936 में, और 29 में कौन सा बना है? 29 में बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ है, ठीक है। और प्रोफेसर NG रंगा को इसका महासचिव बनाया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे अध्यक्ष थे। किसान सभा के संगठन को बिहार के गांवों फैलाने में स्वामी सहजानंद सरस्वती को कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृतायन, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, इनकी पुस्तक बहुत सारी है, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा जैसे बहुत से वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। बिहार प्रांतीय किसान सभा ने सभाओं, सम्मेलन और प्रदर्शनों का भी आयोजन किया। 1935 ईस्वी में किसानों द्वारा जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी वजह से चंपारण, सारण, मुंगेर जिला कांग्रेस समिति ने अपने सदस्य गणों को किसान सभा के जुलूस में भाग लेने से मना कर दिया। इस परिस्थिति के बाद किसानों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई का रास्ता शुरू किया था। नवंबर 1935 में मोकामा क्षेत्र के बरहिया टाल इलाके के किसानों द्वारा जमींदारी उन्मूलन तथा बकास्त भूमि की वापसी की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन में कार्यानंदन शर्मा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। बरहिया टाल में आंदोलन हुआ था 1935 में। बकास्त भूमि उसे कहते हैं जिसे मंदी या प्राकृतिक आपदा के कारण लगान न दे पाने की स्थिति में किसानों ने जमींदार को दे दी। लगान नहीं चुका पाए तो जमींदार जमीन छीन लिया, उसी को बकास्त भूमि कहा जाता है। 1938 में पटना में एक बड़ी किसान रैली हुई जिसमें 1 लाख किसानों ने भाग लिया। गया जिले के रेवर में यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में किसान मजिस्ट्रेट से यह घोषणा कराने में सफल रहे कि विवादास्पद 850 बीघा जमीन काश्तकारों को लौटा दी जाएगी। यही विवाद वाले बकास्त भूमि लौटा दिए जाएंगे। फरवरी 1939 में राहुल संस्कृतायन ने सारण जिला अंतर्गत अंबारी स्थान पर बकास्त सत्याग्रह शुरू किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका का प्रकाशन कर किसानों में जागरूकता फैलाते रहे। अप्रैल 1939 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन हुआ। किनकी अध्यक्षता में? आचार्य नरेंद्र देव के 1939 में कहाँ पर? गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में किसानों से जुड़ी प्रथाएं। खुटकट्टी प्रथा, कमियोटी प्रथा, तिनकठिया प्रथा, तीनों को पढ़ते हैं। खुटकट्टी यह मुंडा जनजातियों में प्रचलित सामूहिक भू स्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजी शासन द्वारा इस प्रथा में हस्तक्षेप के कारण मुंडा विद्रोह हुआ। कमियोटी प्रथा बिहार में एवं उड़ीसा में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमिया जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा करते थे। कमिया जाति के लोग जीवन भर मतलब उनके बेगार हो जाते थे। तिनकठिया प्रथा पता ही है,
चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा इस प्रथा को लागू किया गया। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के 15% 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। कमियोटी क्या था? कृषिदास था। कमियां जाति के लोग होते थे जिनको ऋण देता था उनका मालिक, और जीवन भर वो उसके अंदर ऋण के कारण खटते रहते थे। हम ये खुटकट्टी क्या था? सामूहिक भू स्वामित्व की प्रथा थी। जनजातियों में बहुत कुछ चीज़ सामूहिक होती है। अंग्रेज शासन द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया गया था। ये 3 प्रथाएं हमने पढ़ ली। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री को पूरी रूप से ख़त्म कर देंगे। 1 घंटे का ये वीडियो करीब में 52-53 मिनट का हो गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करना। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो जो भी बीपीएससी दे रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना आप। और किताब खरीद लो केबीसी नैनो, और ईयरफोन लगा के सुनते रहना, साथ साथ पढ़ते रहेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।